नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आसर गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में आज थम जाएगा गतिरोध। दिल्ली में तेजस्वी यादव करेंगे कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात। वहीं शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगी सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा से जुड़े विषयों पर चर्चा। शर्म अल शेख में कल होने वाले गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। मिस्र और अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। दिल्ली में आज फिटनेस से भरी सुबह। हाफ मैराथन के 20 साल पूरा होने पर हजारों लोगों ने लगाई दौड़। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। पिछली हार के बाद जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी टीम इंडिया। और खबरों में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से आ रही है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो तनातनी चल रही है, लगातार पेच फंसता हुआ जा रहा है और इसे सुलझाने के लिए आज तेजस्वी और लालू दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे तो उनकी कल लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में पेशी है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। दरअसल महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा जो है उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। कल तेजस्वी ने राहुल गांधी से फोन पर बात भी की थी, लेकिन मसला सुलझ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है और अब आज तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। संभावना है कि इस बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बनेगी और जल्द ही सभी घटक दलों के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस में ही आपस में बात नहीं बन पा रही। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा करने की बात पर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह सब चुनाव के बाद तय होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश सहनी को माले का साथ मिला है। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। और कुमार आलोक इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। कुमार, क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली पहुंच रहे हैं तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, तो आज सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला बन पाएगा महागठबंधन के बीच? देखिए, आज आंचल सवेरे पहुंचेंगे दिल्ली के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और एक तरह से कहें कि गहमा गहमी बहुत ही ज़बरदस्त है। खासकर महागठबंधन की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने अपने एंकर में बताया कि किस तरीके से सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने खुले तौर पर प्रेस के सामने ये कहा कि मुकेश सहनी के साथ न्याय होना चाहिए। उन्हें हर संभव जो कहते हैं उन्हें वैसी सीट देनी चाहिए। इसको लेकर के सीपीआई और सीपीएम ने कड़ा एतराज जताया है और सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने कहा है कि दीपांकर भट्टाचार्य, जब वाम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है तो इन बातों को वहां रखना चाहिए, ना कि प्रेस में रखना चाहिए। तो एक तरफ आपने कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जैसा कि लग रहा है कि अभी सरकार उनकी बनने ही वाली है। और यहाँ पर एक और लालू यादव के परिवार के साथ एक और मुसीबत है कि लैंड फॉर जॉब के मामले में कल सुनवाई है वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनके साथ और समस्या है। आज दोपहर तक अगर टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ, यानी सीट शेयरिंग की बात पक्की नहीं हुई, तो मान लीजिए कि अब ये मामला 15 तारीख तक खींचेगा। जब तक आप समझ सकते हैं 2 दिन नॉमिनेशन में रह जाएगा, यानी 17 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है। तो एक तरह से ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि ये जरूर कहा गया है आरजेडी के द्वारा, यानी आरजेडी के सुप्रीमो के द्वारा कहा गया है 50 कैंडिडेट्स को जो आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे, उनको कहा गया कि क्षेत्र में जाकर के आप कैंपेनिंग कीजिए। हालांकि उनको सिंबल नहीं मिला है, लेकिन जो घटक दल हैं उनमें भी सीपीआई एमएल ने अपने उम्मीदवारों को कम से कम 5 से लेकर 6 उम्मीदवारों को कहा है कि आप अपने क्षेत्र में घूमिए, लेकिन उन्हें भी सिंबल नहीं दिया गया है। कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा ऊहापोह है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीट शेयरिंग की बात जो कुछ भी हो रही है वो राजधानी दिल्ली में हो रही है। उसी तरीके से कांग्रेस का भी जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है वो भी दिल्ली में हो रही है। और तमाम जो टिकट के दावेदार हैं,
इस समय दिल्ली में है। कांग्रेस का सदाकत आसन में आप जाएंगे तो बिल्कुल खाली मिलेगा और जो उम्मीदवार हैं या जो प्रार्थी हैं या जो कंटेंडर हैं वो सब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनको ये उम्मीद है एक सीट से 4-4 उम्मीदवार हैं, 5-5 उम्मीदवार हैं और सबने अपने अपने आका को पकड़ रखा है। अब कौन कितना सफल होगा, कौन कितना सफल नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। और वहीं जिस तरह से सीपीआई माले अब इंसान पार्टी का साथ देती हुई नजर आ रही है, ऐसे में और कड़ी कमजोर होती हुई कांग्रेस की जिस खोई हुई जमीन को वापस तलाशने की लगातार कोशिशों में जुटी है कांग्रेस इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से। देखिए कांग्रेस ने मेहनत किया है। हालांकि देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह जो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन पर यह बराबर आरोप लगता था कि वो लालू प्रसाद यादव की बी टीम है, यानी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की बी टीम है और लालू प्रसाद यादव जो भी चाहते थे वही यहाँ की कांग्रेस में होता था। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट होता था वो भी आरजेडी तय करता था, यानी आरजेडी क्या उम्मीदवार आरजेडी किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो उसको कांग्रेस में एडजस्ट किया जाता था। इसी को लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेट प्रेसिडेंट को बदला और अशोक राम को वहां यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन यहां भी कहा जाता है कि अशोक राम भी शैडो हैं अखिलेश सिंह के, तो अखिलेश सिंह कद्दावर है। इस चीज से निकलने में कांग्रेस को काफी वक्त लगेगा और यही देखना होगा कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो अखिलेश सिंह की कितनी चली, अशोक राम की कितनी चली। राहुल गांधी जो कहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता हम लाएंगे, उनकी पारदर्शिता कितनी अहम होगी वो देखने वाली भी से होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुमान, आपसे लगातार बिहार से जो अपडेट्स आती रहेंगी चुनाव से जुड़ी हुई हम दर्शकों से साझा करते रहेंगे। वहीं क्योंकि बात बिहार की चल रही है तो उनके जो मतदाता हैं चाय की चुस्कियों के साथ तो उन्होंने अपने विधायकों का जो कार्य रहा इतने साल में उसका मूल्यांकन किया और स्थानीय मुद्दों पर भी बात की। आरा के बड़हरा विधानसभा में एक छोटी सी चाय की दुकान पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक पहुंचे, वहां का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। आइए आपसे करते हैं साझा। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और बिहार में अगर आप राजनीति का नब्ज टटोलना चाहते हैं तो वहाँ की चाय की दुकानों में जाकर देखिए और उनके वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं किस तरीके से परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। आप यहाँ पर अगर बिहार में लोगों से बात करेंगे, अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तो कौन डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या हैरिस जीतेगी, ये भी आपको बताएंगे यहाँ बिहार के लोग। तो हम अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बिहारी गुफ्तगू इनसे हुई थी। सर यह बताइए कि यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लड़ाई कैसी है? लड़ाई बहुत जोरमजोड़ की है, महागठबंधन और एनडीए की। कैसे मानते कि ये लड़ाई जोरदार? हाँ, लोगों की चर्चा से मानते हैं और लोगों में भावना जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से आम आदमी को भी महसूस हो रहा है कि लड़ाई जो है वो कसम कस की होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हर घर के हर एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं सर, संभव तो नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसके अनुसार वोट नहीं मिलेगा उनको। उसके लिए यहाँ टक्कर बहुत है। जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे क्या लगता है कि महिलाओं का वोट एकमुश्त एनडीए को जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैसा उनके हिसाब से तो नहीं जाएगा। यहाँ तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा में सबसे अहम रोल है वो सरकार कर रही है जो भी है, और मुझे लगता है कि किसी की बहुमत नहीं आएगी, मिली-जुली सरकार इस बार बनने का उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? प्रशांत किशोर निम्न स्तर के रास्ते पर खड़े हैं। उनको लोगों में भावना जो जग रही है उनके प्रभाव में नहीं है लेकिन हवा में है, और उस तरह के लोग उनके साथ हैं जो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की पहचान जो हाशिए पर लोग खड़े हैं इस बिहार में, उनके बीच उनकी पहचान नहीं है और वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सर किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने, नीतीश कुमार बने, सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी बने? आप न्यूट्रल है बोलिए कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री आपके नजर में? हम लोगों के चाहने की बात नहीं है, जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि हमारे बड़हरा की जो जनता है, जो चाय के नुक्कड़ पे लोग चाय पी रहे हैं, इनका कहना है कि बहुत लड़ाई जो बिहार विधानसभा के चुनाव की है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है और ये जनता पर निर्भर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सब फैसला 14 तारीख को निकलेगा जब परिणाम घोषित होंगे।
कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बढ़हरा। और अब बात करते हैं बीजेपी और एनडीए की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, आज इसकी सूची फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना है। हालांकि आज की बैठक में बिहार चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो सकते हैं। और वहीं से पहले कल दिन भर पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद रात को बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग आखिरी दौर में है। माना यह भी चाह रहा है कि एनडीए गठबंधन आज या कल सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर सकता है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद का स्वागत। दुख करते कुछ अन्य खबरों का। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के सहयोग से कल विकसित भारत बिल्डथॉन का आयोजन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे युवा मित्रों, हमारे देश भर में क्लासरूम्स बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं, जहां आइडियाज इनोवेशन में बदलते हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवा शक्ति विकसित भारत की धड़कन है। यह धड़कन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश में गूंजेगी, जब भारत के हर हिस्से से युवा दिमाग इस विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए एकजुट होंगे, जो कि रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। यह बिल्डथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों में UPI का उपयोग कर फीस संग्रह की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने को कहा। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और अभिभावकों को सुविधा मिल पाएगी। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल भुगतान से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। NCERT, CBSE, KVS और NVS जैसी जो तमाम ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, उनसे भी स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए UPI अपनाने के लिए कहा गया है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के इरादे से कल पूरी रात दिल्ली पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही। खुद पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इस अभियान की समीक्षा करते नजर आए। साथ ही साथ गश्त अभियान के तहत रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सभी रैंक के पुलिस अधिकारी मैदान में मौजूद रहते हैं। वाहनों की जांच के अलावा दिल्ली पुलिस दिल्ली में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य दिल्लीवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में शामिल होंगे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना, क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया दौर शुरू करना और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता शुक्रवार को प्रभावी हुआ, जिसके बाद मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों तक गहन वार्ता हुई। बात कनाडा की, जहां की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर होंगी। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अनीता आनंद निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई के जो तमाम उद्यमी हैं उनसे मुलाकात करेंगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना है। खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया कि शटडाउन के दौरान अमेरिकी सैनिकों को 15 अक्टूबर तक वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध फंड जो हैं उसका उपयोग किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारे बहादुर सैनिक वो वेतन नहीं खोना चाहते जो उन्हें अधिकार पूर्वक मिलना चाहिए। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को निर्देश दिया कि वो सैनिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए फंड पहचान लिया गया, लेकिन फंड का जो सोर्स है उसका खुलासा नहीं किया गया। संभावना है कि ये राशि रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास फंड से ली जाएगी। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायना कीटन का हाल ही में कैलिफोर्निया की 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कीटन को 1977 की फिल्म एनी हॉल में उनके ऑस्कर विजेता अभिनय और द गॉडफादर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1970 की रोमांटिक कॉमेडी लवर्स एंड अदर स्ट्रेंजर्स में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। कीटन ने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 2024 में प्रदर्शित समर कैंप में उनकी अंतिम अदायगी देखी गई। और अब बात करते हैं मैराथन से जुड़ी हुई। आज दिल्ली में वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन का 20वां संस्करण था, जो प्रातः 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान नामचीन एथलीटों और शौकिया जो धावक हैं उनके सहित हजारों धावकों ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ लगाई। खबर रांची से, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन 2025 को हरी झंडी दिखाई और आयोजन में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन शानदार अंदाज में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार मौका था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों की जीत का जश्न मनाने का। साइक्लोथॉन के इस संस्करण में देश भर में डॉक्टर्स और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जो लोग थे उन्होंने साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, संडेज ऑन साइकिल आज एक अभियान बन चुका है। संडे ऑन साइकिल आज अभियान बन चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार संडे ऑन साइकिल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ हुई। फिट इंडिया डैशबोर्ड पर 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन आए। 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके डॉक्टर्स और सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स ने देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ने का संदेश दिया है। ओबेसिटी अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए साइकिलिंग बेस्ट उपाय है, ऐसा संदेश दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप के अहम मुकाबले में आज मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में मैदान पर उतरने वाली है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली पिछली हार को
भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। वहीं कंगारू टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। रविवार को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट प्रेमी एक रोमांचक मुकाबले से रूबरू होने जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में खिताब की प्रबल दावेदार और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेजबान भारत की मजबूत चुनौती होगी। एक तरफ जीत के रथ पर सवार ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम का इरादा पिछले मैच में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए जीत की लय वापस लाने का होगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम ओवरों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके पहले भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबलों में श्रीलंका और पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने पहले 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारत से भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच अब तक 59 मैच हो चुके हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 48 और भारत ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना अभी तक बड़ी पारी खेलने में असफल रही हैं। हालांकि विश्व कप से पहले भारत में हुए वनडे सीरीज में स्मृति के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब रन निकले थे। स्मृति मंधाना ने इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है तो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी काफी सुधार करना होगा। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये वही सतह है जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका का सामना किया था। पिच सपाट और सूखी रहने की उम्मीद है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में जो ओडीआई सीरीज हुई थी न्यू चंडीगढ़ में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना ने भी अपनी 2 सेंचुरीज लगाई थी और क्रांति गौड़ भी क्रांति लेकर आई थी अपनी विकेटों की पारी से। अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, वाइजाग। भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में आयोजित आर्चरी प्रीमियर लीग कई मायनों में ऐतिहासिक है। हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने उनसे खास बातचीत की है, आप इसको सुनिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली की धरती पर आर्चरी प्रीमियर लीग में दुनिया भर से पहुंचे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नजर आया। ये लीग न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश और विदेश भर के खिलाड़ियों के लिए अहम साबित हुई। इस वक्त मेरे साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव मेरे साथ मौजूद हैं। भारत की धरती पर आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन और सफल आयोजन, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत मैं तो कहूँगा क्रांतिकारी एक कदम है जिसके बारे में हम सोच रहे थे और हम पूरा कर पाए। 2016 से ये ड्रीम था हमारा, इसको करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इस पिच पे पहुँचे हैं। और अभी आपने जैसे बताया कि दुनिया के शानदार खिलाड़ी नंबर 1 जो प्लेयर्स हैं आर्चरी के, सब यहाँ आए हुए हैं और वो बहुत खुश हैं। और जिस तरह के व्यूज़ हमें वर्ल्ड आर्चरी से मिल रहे हैं, वर्ल्ड आर्चरी एशिया से मिल रहे हैं, वो एक्साइटेड है और वो अब ये डिमांड आने लगी है कि इसको अब रेगुलर फीचर बनाना है। और हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे आर्चर्स वर्ल्ड के बेस्ट आर्चर्स मिल के साथ में शूट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और जिस तरह का टफ कंपटीशन चल रहा है कि 4-4, 5-5 मैच हमारे शूट आउट में चले गए हैं, एक सिंगल एरो से अगर फैसला हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन है। और हमें जो मेरा जो एम था, बार बार मैं कहता था अपने आर्चर से कि अपने अंदर का डर निकालिए। मुझे लगता है हम उसमें अचीव करने जा रहे हैं और निस्संदेह 2028 का जो ओलंपिक मेडल जो हमारा सपना है उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, आपने ओलंपिक की बात की। ओलंपिक के जो मानदंड हैं, हमने देखा कि उससे एक कदम आगे बढ़ के इसका आयोजन किया जा रहा है। जो टाइमिंग है उसको भी रिड्यूस किया गया है ताकि खिलाड़ियों में एक अलग जो है कॉन्फिडेंस आए। हमने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है, हमने उनके डर को खत्म करने की कोशिश की है और बार बार जिस तरह का
भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरह की हमारे आर्चर्स को, प्लेयर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई ऐसा बैरियर होना चाहिए कि हम कोई एक्सक्यूज़ दे सकें। और आर्चर्स को और मोटिवेट करना, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये एसोसिएशन का काम है, वो हम कर रहे हैं और मुझे लगता है इस बार हम अचीव कर पाएंगे। सर, ये लीग देश के युवा खिलाड़ियों को और ज़्यादा जो है आगे ले आने में, या हम यूँ कहें कि और ज़्यादा उनको टेक्निकली जो है समृद्ध करने में क्या भूमिका? ये एक बहुत, मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा कदम है। और जो यंग आर्चर्स हैं वो वर्ल्ड प्लेयर्स के, तब मैं देखता हूँ वहाँ डेली जब वो प्रैक्टिस सेशन में भी होते हैं, उनसे छोटे छोटे टिप्स ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो यंग आर्चर्स भी हैं, अब उनके भी मन में ये है कि हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। करना है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आप आइए। और ये जो परफॉर्मेंस का जज्बा है, ये अगर हम जगाने में कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद सर। तो वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रहे थे हम, जो कि भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लीग भारत के युवा खिलाड़ियों में न सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, बल्कि आर्चरी के स्तर को भी वैश्विक स्तर पर कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।